कि हमारा देश और कई एशिया में करीब-करीब अगर आप देखें तो हमारा एक कल्चर है जो लेयर्स ऑफ वैल्यूज़ जो है उनको चेरिश करता है, उनको हुँ। कैरी करता है और हमारा जो कल्चर है इसमें डबल स्टैंडर्ड्स भी बहुत सारे हैं। एक एक तरफ कहते हैं कि महिला को बहुत एम्पावर करो, महिला को ये करो, वो करो, लेकिन ये जो कल्चर अभी तक आप देख रही हैं जिसमें हम जी रहे हैं, ये कल्चर ऑफ साइलेंस एंड शेम है, जो कि हुँ। एज़ बर्डन लॉयल्टी लड़की के ऊपर, जेंडर के ऊपर डाल दिया गया है। यानी कि लड़की चुप भी रहेगी, लड़की को शेम भी फील कराया जाएगा कि अगर वो लिव इन में रह रही है, तो वो किसी को लाइसेंस नहीं दे रही है कि वो उसको मार डाले और उसको काट डाले। तो लिव इन में रहना अलग बात हो गई और लिव इन में रहने के कारण उसके ऊपर क्राइम हो गया, ये अलग बात हो गई। निर्भया केस का जो नेचर ऑफ क्राइम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर अपॉर्चुनिटी थी और क्राइम हुआ। वो वो इंस्टेंट क्राइम था, वो प्री मेडिटेटेड क्राइम नहीं था। वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली और वहां पर क्रिमिनल्स ने एक दूसरे को देख के उन्होंने उस क्राइम को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हैं इस केस में। तो मैं ये मानती हूँ कि ये अकेला इन आइसोलेशन नहीं है, ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं हमारे उत्तराखंड में। अभी जो केस हुआ जिसपे मैंने पीआईएल भी फाइल किया और सस्टेन भी हुआ हमारे माननीय हाईकोर्ट में, उसमें अंकिता केस में हम क्लियरली कह सकते हैं कि वहां पे तो अंकिता गलत भी नहीं थी, लेकिन अंकिता लिव इन रिलेशनशिप में थी, ना उसने ऊंचे कपड़े पहने थे, ना वो देर रात को घर से बाहर थी, ना ही उसने शराब पी रखी थी, ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था जिसके संग में वो काम कर रही हो। तो हम इसको स्टीरियोटाइप करके नहीं देख सकते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो दोषारोपण ब्लेम गेम का जो एक साइकोलॉजी बन चुकी है, उसको पहले हटाएं और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें डॉक्टर साहब ने जो बात बोली मैं उसको ज्यादा मायने देती हूँ कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे रिलेशनशिप्स में दो तरफा नहीं रहती। लड़की बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है और लड़के को एक बात पता होती है कि वो जब चाहे तब इस रिलेशनशिप से स्मूथली एग्जिट कर सकता है विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। जबकि पीडब्ल्यूडीवी एक्ट कानून जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें लिव इन रिलेशनशिप को भी कॉग्नाइज किया गया है एज बिल्कुल जैसे मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं उस तरह से, एक्सेप्ट फ्यू अदर थिंग्स आर देयर, कुछ चीजें उसमें और अलग से उसको ये करती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लड़का जब लिव इन रिलेशनशिप से निकलता है तो ये सच है कि फैमिली उसको आराम से एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी आराम से एक्सेप्ट करती है। इमीडिएटली पहले वाली से भी बढ़िया लड़की उसकी लाइफ में फटाफट आ जाती है। तो ये सारी चीजों से एक माइंडसेट बनता है, लड़कों का एक माइंडसेट बनता है कि जब तक मन है तब तक खेलो, एंजॉय करो, टाइम पास करो और फिर निकल जाओ। और जहां पे लड़का ये देखता है कि इस रिलेशनशिप से निकलना मुश्किल हो रहा है और अगर थोड़ा सा भी डीएनए में स्नैग है, फैमिली हुँ। बैकग्राउंड, क्योंकि आप देखिए इसमें भी अगर आगे रिसर्च की जाएगी, सोशल रिसर्च के तौर पे अगर इस केस को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा जाएगा, तो मैं ये बता दूं कि श्रद्धा के घर में भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस रही है, जहां पर लड़की वहां से एस्केप करी है। और इधर अगर देखें तो आफ्ताब का फैमिली बैकग्राउंड में तो 100% मैं कहती हूँ इंट्रा जनरेशनल डोमेस्टिक वायलेंस रही होगी और चाइल्डहुड एब्यूज भी उनके घर में अवश्य निकलेगा। ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मैं 40 सालों से इस हेल्पलाइन पे काम कर रही हूँ और 40 सालों से ऐसे केसेस पे लीगल रिसर्च, सोशल रिसर्च, ये सब देखती हूँ। तो दोनों के घर में कई सारी एनोमलीज जो है वो देखी जाएंगी और बिल्कुल सही जो जो मेरे विद्वान मित्र जिन्होंने अभी पहले कहा कि इसके ऊपर अर्ली स्टेज पे बहुत सारी वर्किंग जरूरी है। यानी कि चाइल्डहुड जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, कभी कभी अगर क्रिमिनल भी इंस्टिंक्ट्स होते हैं तो उनको वहां पर हम मेंट कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन आयु हो जाने के बाद वो फिक्स हो जाती हैं टेंडेंसीज, वो चीजें हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं, फिर उनको हम पहचान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें लेयर्स आफ्टर लेयर्स, पर्सनालिटी के ऊपर भी ह्यूमन माइंड बड़ा ट्रेचरस माइंड होता है और क्रिमिनल्स जो होते हैं ये बहुत ही ट्रेचरस होते हैं। इनके ये इतनी आसानी से कई पर्सनालिटीज को ओढ़ लेते हैं कि हुँ। बड़े से बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी जो है चक्कर खा